नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का भारतीय विजन क्लासेस पर पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछ चुके हैं। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपको यह खुशखबरी दे दूं कि अब भारतीय विजन क्लासेस पर टेलीग्राम ग्रुप भी चालू हो गया है, जहां आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित न्यूज़ अपडेट मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज फ्री पेड क्लासेस मिलेंगे और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी होंगे। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि ये सभी सुविधाएं भारतीय विजन क्लासेस पर बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलीग्राम लिंक को टच करें और आज ही ज्वाइन करें भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप से और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव विकास से महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह जो है यह किस भाषाविद का मत है? ग्रियर्सन का, 1901 की जनगणना का रिपोर्ट है, फैलन का है या रिचर्ड्स का है? तो सही आंसर है फैलन का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्ला, कोंकणी, गुजराती या संस्कृत? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बांग्ला। अब हमको बताइएगा बांग्ला की कौन सी लिपि है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी या चित्रलिपि? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। याद रखना नेपाली भाषा की भी लिपि क्या है? तो देवनागरी ही है। अगला प्रश्न है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया या हिंदेशिया? तो सही आंसर है ग्रीक वासियों ने भारत के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया है वह शब्द है इंडिया। याद रखना भारत को इंडिया जो कहा गया है वो किनका देन है? तो ये ग्रीक वासियों का देन है। उन्होंने ही भारत को पहले क्या कहा था? इंडिया कहा था और आज बहुत ही प्रचलित है इंडिया। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या अवहट? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैदिक संस्कृत। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे प्रारंभ चला है मित्रों? प्रारंभ कैसे हुआ? सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। यह जो कथन है किस महापुरुष के द्वारा दिया गया है? जेम्स प्रीनेंस, जॉन एफ फ्लिट, जॉन मार्शल या आचार्य विनोबा भावे? तो यह कथन जो दिया गया है यह आचार्य विनोबा भावे जी का कथन है कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारिका, अयोध्या या मथुरा? तो सही आंसर क्या होगा? बताइए। अब हमको ये पहले बताइए कि ब्रज श्री कृष्ण कहाँ के, ब्रज श्री कृष्ण के बारे में कहा गया ब्रज में रहा करते थे। तो ब्रज, और यहाँ पर जो ऑप्शन में है अयोध्या तो श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, या मथुरा है। आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसमें श्री कृष्ण का चर्चा मथुरा से बहुत ही अधिक हुआ है। तो ब्रज भाषा जो केंद्रीय क्षेत्र है वो कौन हो जाएगा? तो ब्रज भाषा यानी श्री कृष्ण। तो तुरंत देखते ही जवाब देना आपको मथुरा।
क्या है? मथुरा क्या है? ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्ला, कोंकणी, गुजराती या संस्कृत? ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अवहट? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो अपभ्रंश के बाद क्या आया था? अवहट आया था, है ना। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली हिंदी जो था उसका नाम दिए हैं? क्या नाम दिए थे? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कोरवी या मानक हिंदी? तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी बोले थे। क्या बोले थे? कोरवी। तो खड़ी बोली का एक और नाम क्या हो गया? कोरवी भी हो गया। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से एक जो है जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली, बुंदेली, अवधी या छत्तीसगढ़ी? तो कैसे याद करना है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो बुंदेली नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? ऑप्शन है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या खस? तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? 343, 348, 346, 347? तो सही आंसर है 343। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद कर लेना। अगला सवाल है, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? दक्षिणोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, उत्तर उत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमोत्तर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के उत्पत्ति में किस अपभ्रंश यानी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या अर्धमागधी अपभ्रंश से? तो सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी का जो उत्पत्ति हुआ है वह शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, ब्रजभाषा या छत्तीसगढ़ी? तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन नहीं है? तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कैसे याद करना है? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें ब्रजभाषा नहीं है। तो ब्रजभाषा किस बोली का है? तो ब्रजभाषा जो है शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अवहट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिशा, शिक्षा या शिक्षा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अवहट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अवहट?
तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अवहट। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैशाची? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, शौरसेनी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या खस से? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल मूल लिपि चिन्ह हैं, यानी देवनागरी लिपि में कुल मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? 44, 45, 46 या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45। कितने हैं? 45 हैं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? तो 45 हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, क्या है? मराठी, कोरवी, गुजराती या भोजपुरी? तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है कोरवी। ये भी क्या है? खड़ी बोली का एक और नाम है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र केंद्र है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है मुरादाबाद, दिल्ली, बिजनौर या, यहाँ पर भोजपुर है, थोड़ा सा कट गया है। इसका सही आंसर होगा, यहाँ थोड़ा सा भोजपुर छूट गया है, सही आंसर क्या है? भोजपुर ही होगा, यहाँ थोड़ा सा कट गया है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है मेरठ, आगरा, मथुरा या अयोध्या? तो अवधी भाषा कहाँ का है? अयोध्या का ही होगा ना? तो सही आंसर है अयोध्या या अवध। अयोध्या या अवध, वहाँ कट गया पर वो अवध है ना। अयोध्या या अवध याद रखना, ये अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है। देवनागरी लिपि को खालिस्तान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चारण चरण नागरी, ब्राजील लिपि, लोकनागरी लिपि या रोमन लिपि? तो देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है, नागरी लिपि भी कहा जाता है। दोनों याद रखना, देवनागरी, लोकनागरी और नागरी, ये सभी देवनागरी लिपि के ही नाम हैं। अगला प्रश्न है, विभाषा का क्षेत्र खालिस्तान से अधिक विस्तृत होता है, किससे? उपभाषा से, लिपि से, बोली से या भाषा से? तो विभाषा का क्षेत्र जो होता है वो बोली से अधिक विस्तृत होता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? देव ने, नागरी ने, वैदिक आर्यों ने या शारदा ने? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो वैदिक आर्यों ने। अगला प्रश्न है, भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? भोजपुरी से, मैथिली से, ब्राह्मी से या मगही से? तो सही आंसर है ब्राह्मी से। यहाँ तो भोजपुरी लिपि नहीं, भाषा है, मैथिली भाषा है, मगही भाषा, यहाँ ब्राह्मी क्या है? एक लिपि है, और इसी से अधिकतर भारत की लिपियाँ निकली हैं। अगला प्रश्न है, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? रोमन लिपि में, देवनागरी लिपि में, फारसी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? तो याद रखना मित्रों, देवनागरी लिपि एक ऐसा लिपि है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है, तो देवनागरी ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति है, तो क्या अभिव्यक्ति है? अर्थ, भाव, लिपि या अक्षर? तो वर्ण संकेतों की सहायता से भाव का विचार जो अभिव्यक्ति वो लिपि होता है, इसमें लिपि आंसर होगा। क्या होगा? संकेतों का माध्यम लिपि के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 15, 14, 18, 17? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17। कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, और बोलियां कितनी हैं? तो 17 हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 4000, 6000, 400 या 5000? तो सही आंसर है 6000।
अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, या बाईं से दाईं ओर? तो सही आंसर है, आप ही बताइए, आप जब लिखते हैं हिंदी में तो किधर से किधर लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर जाते हैं या फिर दाईं से बाईं ओर? ऊपर नीचे तो लिखते नहीं हैं। तो सही आंसर क्या होगा? हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, बाईं से दाईं ओर। हमारा लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी है। और जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती, किधर से पढ़ रहे हैं? हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं जाति खिली से के, मतलब उल्टा नहीं पढ़ रहे, हम कैसे पढ़ रहे हैं? बाईं से दाईं ओर पढ़ रहे हैं। तो देवनागरी लिपि जो है वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी है? गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, मराठी? तो हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है। यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है, हिंदी भाषा का आदि जननी संस्कृत और हिंदी भाषा का आधुनिक जननी अपभ्रंश, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? यानी कार्यालय में उपयोग होने वाली हिंदी भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक, या अभिधा लक्षणा मिश्रित? तो सही आंसर क्या होगा? अभिधात्मक। कार्यालय हिंदी का जो विषय होना चाहिए कैसी? तो अभिधात्मक। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की सही कालक्रम है? 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 1000 से अब तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की भाषा को आधुनिक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में है। प्रथम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय सीमा क्या है? तो ये देखिए, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और 1000 से अब तक आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी देवीय लिपि, देवलिपि, देवीय लिपि, या नंदी नागरी लिपि? तो सही आंसर है देवलिपि। जी नहीं, देवलिपि नहीं होना चाहिए। क्या होगा? नंदी नागरी। नागरी कहाँ लगा हुआ है? तो मेरा यहाँ लगा हुआ, तो नंदी नागरी लिपि होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, या पूर्वी हिंदी? तो सही आंसर क्या होगा? पहाड़ी। क्या होगा? पहाड़ी। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान भाषा की जानकार उसका कैसा अध्ययन करता है? यानी भाषा विज्ञान भाषा की जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? तो याद रखना, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? यानी एक व्यक्ति द्वारा अपने भाव और विचारों को दूसरे के सम्मुख ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में? तो सही आंसर है छत्तीसगढ़ी बोली जो है वह कहाँ बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? परिवार, धर्म, राजनीति, या भाषा विज्ञान?
तो सही आंसर है भाषा विज्ञान। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? यानी किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रज भाषा को, अवधी भाषा को, खड़ी बोली को, या भोजपुरी को? तो सबको पता है डिंगल पिंगल जो शैली चलता था, भाषा शैली, वह आदिकाल में चला था। आदिकाल में किस भाषा की प्रधानता रही थी? तो ब्रज भाषा की प्रधानता रही थी। तो किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो ब्रज भाषा को। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? दलीप सेन, गोपाल स्वामी अयंगर, महात्मा गांधी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, 1937 में वर्धा अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी जी की, राजा राम मोहन, बाल गंगाधर तिलक, या मदन मोहन मालवीय? तो वर्धा का जब भी चर्चा हो तो आपका आंसर महात्मा गांधी ही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, या हिंदी जनभाषा है? तो सही आंसर होगा हिंदी राजभाषा है। याद रखना मित्रों, हिंदी जो है वह राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा एक कोई भी नहीं है, भारत की राजभाषा है। भारत में कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 हैं, इसमें से एक हिंदी भी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? यानी प्राचीन भारतीय जो सिक्के थे उन सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी, कुटिल, कौटिल्य, या ब्राह्मी? तो सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है? मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, या ढूंढाड़ी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मेवाती। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? यानी हिंदी भाषा के लिपि में भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुजराती, मराठी, या फारसी? तो सही आंसर है, कभी मिस्टेक नहीं करना, मराठी का मराठी नहीं हो जाएगा, बहुत लोग मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो मराठी भाषा का भी लिपि देवनागरी ही है। इसको कैसे समझना है, आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ। आप जिस भाषा को पढ़ लेंगे, आप जिस भाषा को पढ़ लेंगे, भले ही उसका अर्थ आपको समझ में ना आवे, अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि वह देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। क्योंकि सभी लोग हिंदी ही जानते हैं और हिंदी भी देवनागरी लिपि से ही लिपि उसका देवनागरी ही है। तो आपको मैं बताया, जिस भाषा को आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए वो देवनागरी लिपि का ही है। इंग्लिश वो अलग है, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश को हटाकर जिस भाषा को आप पढ़ लेंगे। आपके सामने उर्दू आता है, पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो अलग लिपि में लिखा गया है। बांग्ला आएगा, बांग्ला भी नहीं पढ़ पाइएगा। लेकिन संस्कृत आएगा, देखिए संस्कृत पढ़ लेते हैं, चलिए अर्थ नहीं समझ में आया, आपको समझ तो आ रहा है ना कि क्या लिखा हुआ, पढ़ तो रहे हैं कम से कम। तो समझ लिए पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो देवनागरी लिपि में ही है, तभी पढ़ रहे हैं। भोजपुरी आता है, भोजपुरी भी देखिए पढ़ लेते हैं आराम से। मराठी लिखा रहेगा कुछ अलग, मतलब उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, पर पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पहचान करें यह देवनागरी लिपि में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बी.जी. खेर, आचार्य नरेंद्र देव, पी.डी. टंडन, या मदन मोहन मालवीय? तो याद रखना ये बी.जी. खेर, याद रखना राजभाषा आयोग का गठन सर्वप्रथम बी.जी. खेर की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कोरवी? हिंदी भाषा की बोलियों में
महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कोरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो कोरवी किस में आती है? बिहारी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में या पश्चिमी हिंदी में? तो याद रखना ये पश्चिमी हिंदी में आती है। अगला सवाल है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं, यही इसका सही आंसर है। पूर्वी हिंदी जैसे ही बात हो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, मगही, बुंदेली या मैथिली? इनमें से कौन सा बोली भोजपुरी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? भोजपुरी बिल्कुल, मगही भी आता है, मैथिली भी आता है, पर बुंदेली ये नहीं आता। बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? तो बुंदेली जो है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मराठी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है? उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई या जालौन? तो सही आंसर क्या होगा? कन्नौजी का जो बोली का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है हरदोई। इसे हरदोई भी कहा जाता है या हरदोई, याद रखना। अगला प्रश्न है, बुंदेली भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, शोरसेनी, पैशाची या अर्धमागधी? तो क्या आंसर होगा? शोरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? खस, परजिया, पघाई, जोहारी या सलानी? तो सही आंसर होगा सलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? मित्रों, भारतीय विजन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाएं और भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आपको मैं बता दे रहा हूं कि भारतीय विजन क्लासेस अब टेलीग्राम ग्रुप भी प्रारंभ कर दिया, जिसमें आपको जितने भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जितने भी न्यू अपडेट है सब आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिलेगी। और तो और सबसे बड़ी खुशी की बात है, उसमें प्रत्येक रात्रि 9 बजे एमसीक्यू टेस्ट होता है जो बिल्कुल फ्री है। यानी टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ उसमें सब कुछ आपको फ्री में ही मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम लिंक को टच कीजिए, आज ही भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1948 या 15 अगस्त 1947? तो सही आंसर है 14 सितंबर 1949। अब हमको बताइएगा हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है? नागरी लिपि, शारदा लिपि, कैथी लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। ये क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि है। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? 8वीं अनुसूची द्वारा, 10वीं अनुसूची द्वारा, 9वीं अनुसूची द्वारा या 60वीं अनुसूची द्वारा? तो सही आंसर है 8वीं अनुसूची द्वारा। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार या चीनी तिब्बती भाषा परिवार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिक परिवार। यानी ऑस्ट्रिक जो भाषा परिवार है वही क्या है? संथाली भाषा से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 10, 8, 50, 22? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 22। यानी संविधान के अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?
तो पूरे अभी 22 राजभाषाएं हैं। हम इसकी चर्चा आपको पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 4, 6, 2, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। कौन कौन? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर, सुनीति कुमार चटर्जी, सी राजगोपालचारी या नागार्जुन। तो सही आंसर है सी राजगोपालचारी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी। तो सही आंसर है शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा जो नहीं वो कौन है? सिंधी। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। पहला, हिंदी भाषा का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, बिल्कुल सही है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा, ये भी सही है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राचट अपभ्रंश से? तो इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वह शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आज का अंतिम सवाल, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो यहाँ यह लिपि जो अक्षरात्मक लिपि है वह किस लिपि के बारे में चर्चा हो रही है? तो वह देवनागरी लिपि के बारे में चर्चा हो रही है। याद रखना, देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है और रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। दोनों याद रख लेना। मित्रों, आपको वीडियो क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा।